गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चट्टान यानी कि रॉक्स। देखिए, आपको मालूम है रॉक्स को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चट्टान को कहते हैं वो क्योंकि ये कड़े होते हैं। जरूरी नहीं सभी चट्टानें कड़े होते हैं। ये चट्टान का जो निर्माण होता है, जब पत्थरों का निर्माण होता है, ये कई प्रकार के खनिज पदार्थों से मिलकर के होता है। एक चट्टान में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके कारण इनमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए, ऑर्थर होम्स एक भूविज्ञता थे। ऑर्थर होम्स भूविज्ञानी, इन्होंने एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि पृथ्वी की ऊपरी जो पपड़ी है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसमें पाए जाने वाले सभी कठोर एवं नम पदार्थ क्या है? वो चट्टान कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? चट्टान कहे जाते हैं। देखिए, चट्टानें कई प्रकार की होती हैं। इनका निर्माण कई प्रकार की परिस्थितियों में होता है। कुछ प्राचीन होती हैं, कुछ नवीन होती हैं। पृथ्वी पर हर समय चट्टान का निर्माण और विखंडन चलता रहता है। निर्माण और विनाश चलता रहता है। किसी जगह पर तो चट्टानों का निर्माण होता है और किसी जगह पर जो है चट्टानों का विनाश भी होता रहता है ना। तो देखिए कैसे, जैसे कहीं पर मान लीजिए चट्टानें जो है, जो लावा निकलता है जमीन से, जहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होती है, उस स्थान पर जहाँ पर लावा निकलता है, तो उस लावा के जमने से चट्टानों का निर्माण होता है ना। और कहीं पर जो चट्टानों का विनाश होता है, जैसे क्या विखंडन और पर्दन हो जाता है, उनका अपक्षयीकरण होता जाता है उनका, है तो वो क्या होती है? चूर्ण में बदल जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति का नियम आपको जो पता है वो क्या है कि एक तरफ तो निर्माण होता है, दूसरी तरफ विनाश चलता रहता है और दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, है ना। तो देखिए, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आग्नेय चट्टानें या आग्नेय शैल कहते हैं हम चट्टानों को। दूसरी होती है अवसादी शैल होती हैं, है ना। और तीसरी होती है आपकी रूपांतरित शैल होती है ना। तो हम बारी बारी से इन तीनों शैलों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली है जो हमारी चट्टान है वो कौन सी है? आग्नेय शैल, है ना। तो देखिए, आग्नेय शैल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, आग्नेय शैल की जो उत्पत्ति है, ये लैटिन भाषा के शब्द इग्नियस से हुई है। इग्नियस, इग्नियस इसका मतलब होता है अग्नि। इग्नियस का मतलब क्या होता है? अग्नि। अग्नि यानी कि आग, है ना। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है अग्नि से हुआ है, या इग्नियस यानी आग से हुआ है, क्योंकि इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं, है ना। आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इग्नियस का मतलब होता है अग्नि यानी आग, परंतु ये भ्रांति से वास्तव में आग नहीं होती है। इसका निर्माण तो तप्त मैग्मा के ठंडा होने से होता है। किससे होता है? तप्त मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसके ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो देखिए, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके ठंडा होने से, जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं, है ना। अब देखिए, ये आग्नेय चट्टानें भी कई प्रकार की होती हैं, इनकी कई विशेषताएं होती हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले जो है पृथ्वी पर इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। क्योंकि पहले पृथ्वी क्या है? एकदम लावा थी, गर्म थी ना, सूरज से निकली है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बनी है। तो सूर्य से जो पदार्थ था उससे हमारी पृथ्वी बनी है, तो उसी से आग्नेय चट्टानें बनी है। तो क्या धीरे धीरे ठंडी हुई पृथ्वी, तो जहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी से क्या हुआ? आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले पृथ्वी पर इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसलिए आग्नेय शैल को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक शैलें भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, है ना। देखिए, और बाकी की जो अन्य चट्टानें हैं, रूपांतरित या अवसादी, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से निर्माण हुआ है। जब आग्नेय शैलों से अपक्षय होता है, अपरदन होता है, तो इनसे जो प्राप्त मलबा होता है उससे फिर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और कभी कभी क्या होता है? आग्नेय चट्टानों से अवसादी निर्माण, अवसादी से रूपांतरित शैलों का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, इन्हीं चट्टानों से जो है अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी प्राथमिक शैल, इसी को हम कहते हैं। अब देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना। आग्नेय शैलों की कुछ विशेषताएं, देखिए विशेषताएं क्या है इसकी, है। तो देखिए, ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, जैसे ग्रेनाइट, है ना। ग्रेनाइट तो आप जानते हैं कितनी कठोर होती है ना।
और जल जो है बड़ी कठिनाई से ही इनकी संधियों में प्रवेश कर पाता है ना, बड़ी कठिनाई से, है ना। हालांकि लंबे समय तक ये जब खुले में पड़ी रहे तो बहुत क्या है, इनका अपरदन हो जाता है और इन्हें इस आसानी से खोदा भी जा सकता है, फावड़े से खोदा भी जा सकता है, मिट्टी की तरह खोदा भी जा सकता है ना। तो बहुत कठोर भी होती है, बहुत मुलायम भी हो सकती है ना। आगे चट्टानें इनको आसानी से खोदा भी जाता है। अगर काफ़ी लंबे समय तक करोड़ों साल तक खुले में पड़ी रहे तो क्या है, वो मिट्टी बन जाएगी, है ना। तो ये चट्टानें जो है वो ऐसी पाई जाती है ना। और दूसरी बात क्या है, आगनी चट्टानें रवेदार होती हैं। रवेदार मतलब इनमें थोड़े दाने पाए जाते हैं चट्टानों में। आपने देखा होगा डिजाइन पाई जाती है चट्टानों में, आगनी चट्टानों में ऐसी डिजाइन है ना, जगह जगह रवे पाए जाते हैं इनमें। रवे का मतलब क्या है, देखिए रवे क्या है, मूलतः जो रवेदार जो बनती है, रवेदार चट्टानें ना, ऐसे रवेदार या दानेदार, है ना। इसका निर्माण जो होता है वो मैग्मा के शीतल होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए कैसे, है ना। मान लीजिए मैग्मा जो निकल के आ रहा है, अगर वो धरातल के ऊपर आकर के ठंडा हो जाता है, जब मैग्मा धरातल के ऊपर आता है तो तेजी से ठंडा होगा, कोई बाह्य वातावरण में उसको जल्दी से ठंडा होगा। और मान लीजिए मैग्मा वही जमीन के नीचे ठंडा हुआ है ना, तो उसे समय लगेगा और धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। तो ये कण जो है, जो रवे हैं, ये इसी ठंडे होने की तरफ पर निर्भर करते हैं। यदि कण शीघ्रता से ठंडे होते हैं तो जो है चट्टान में रवे नहीं पड़ पाते हैं, दाने छोटे रह जाते हैं या दिखाई भी नहीं देते। और जबकि जमीन के अंदर जो लावा जम जाता है, जो मैग्मा जम जाता है, उससे चट्टानें, उसमें रवे अच्छे से पड़ते, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडी होती है, एकदम तेजी से ठंडी नहीं होती है ना। तो ये चट्टानें रवेदार होती है। तीसरी बात क्या है कि इन चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं पाई जाती। एक तो ये कारण है जीवाश्म नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? एक तो सबसे पहली प्रारंभिक चट्टानें, उस समय जब उनका निर्माण हुआ था शुरू, तब पृथ्वी पर कोई जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। तो एक तो ये कारण है कि जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म यानी। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कोई जीव होगा भी तो उसमें भस्म हो जाएगा, तो जीवाश्म हमें मिलेगा ही, फॉसिल हमें मिलेगा ही, है ना। तो इसी वजह से इनमें चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, है ना। दूसरी चौथी बात, इन चट्टानों का अपरदन आसानी से नहीं होता है, बहुत समय लगता है उसमें, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं तब इनका अपरदन हो पाता है ना। आसानी से इन चट्टानों की इच्छा एक अपरदन बहुत होने में बहुत टाइम या बहुत समय लगता है ना। देखिए, और सबसे बात क्या है, इन चट्टानों का संबंध है वो ज्वालामुखी से है। और जहाँ पर ज्वालामुखी होते हैं, इन चट्टानों का निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो ये है, देखिए, आग्नेय चट्टानों की विशेषता। अब इनका आग्नेय शैलों का क्या है, वर्गीकरण। आग्नेय शैलों का क्या है, वर्गीकरण, यानी प्रकार, कैसे वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए, तो क्या ये आधार है, जैसे निर्मित होने के स्थान के आधार पर, है ना। निर्मित स्थान उनका कहाँ होता है, या तो क्या है, या तो अंतर्निर्मित आग्नेय शैल होती है, अंतर्निर्मित मतलब जमीन के अंदर निर्मित हो रही है ना। अंतर्निर्मित है कोई, और क्या होती है, अंतर्निर्मित में भी दो प्रकार की होती है, एक पातालीय होती है, पातालीय आग्नेय शैल, है ना। पातालीय आग्नेय शैल क्या होती है, देखेंगे इसको भी। इसके बाद होती है मध्यवर्ती आग्नेय शैल, है ना। देखिए, अब यहाँ पर समझिए इस बात को कि पातालीय जो आग्नेय शैल है, इसका निर्माण जमीन में काफी गहराई में होता है। जब मैग्मा का रिसाव जो है जमीन के अंदर काफी गहराई होता है, पाताल के रूप में होता है। देखिए, पाताल को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूटोनिक, प्लूटोनिक कहते हैं इसको। प्लूटोनिक मतलब क्या है, प्लूटो देवता के आधार पर रखा गया है। प्लूटो देवता जो पाताल के देवता कहे जाते हैं, तो उनके आधार पर इनका नाम पातालीय हुआ है। यानी जमीन के अंदर बहुत गहराई पर इसका निर्माण होता है, तो इसको हम कहते हैं पातालीय आग्नेय शैल। इस प्रकार की शैल में जो रवे बहुत अच्छे से पड़ते हैं, क्योंकि ठंडा होने में बहुत समय लगता है, जमीन के अंदर काफी गहराई में इनका ठंडा होती है, तो इनमें क्या है, रवेदार होती है अच्छी से, और अच्छी जो है पाई जाती है ना। इसके बाद देखिए, एक तो हो इनकी पातालीय अंतर्निर्मित, और दूसरी क्या होगी, मध्यवर्ती आग्नेय शैल। मध्यवर्ती आग्नेय शैल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि क्या है इसमें, देखिए, मध्यवर्ती आग्नेय शैल मान लीजिए जैसे ये, तो एक तो धरातल का बहुत गहराई पर बन रही है, एक कुछ ऊंचाई पर बन रही है, यानी मध्यवर्ती बीच के भाग में, है ना। कहीं मान लीजिए जमीन के नीचे कहीं दरारें हैं, संधियां हैं, है ना, जोड़ हैं, उनमें लावा घुस गया अंदर, उनमें फैल गया, है ना, तो उनको कहते हैं मध्यवर्ती
आग्नेय, उनमें जाके ठंडा हो गया। तो इस प्रकार जो शहरों का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय शैल। हम मध्यवर्ती आग्नेय शैलों को भी 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए मध्यवर्ती आग्नेय शैल है ना, ये भी कई प्रकार की होती है। देखिए इसमें क्या आता है आपका बैथुलित, बैथुलित, दूसरा फैकोलित, फैकोलित, तीसरा है लोपोलित, और चौथा क्या है लोपोलित के बाद लैको हो गया, लैकोलित, लैकोलित। देखिए ये मध्यवर्ती आग्नेय शैल क्योंकि मध्यवर्ती जो द्रावकों में संधियों में जो लावा घुस गया है उसकी वजह से ये बनती है ना। तो देखिए बैथुलित क्या होती है, देखिए बैथुलित, लैकोलित, लोपोलित और फोटोलित क्या होते हैं, है ना। देखिए जब लावा का जमाव तो इस प्रकार से होता है कि गुंबदाकार रूप में होता है ना, कि उसके जो किनारे हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं और बीच का भाग वो गुंबद की तरह ऊंचा उठ जाता है। इस प्रकार की संरचना जब जमाव हो जाता है ना, जब लावा का, तो इसको कहते हैं बैथुलित, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं बैथुलित कहते हैं। इसके जो ऊपरी भाग है ये तो कभी धरातल पर जब बहुत ज्यादा अपर्दन हो जाता है तो ये धरातल पर दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखाई दे जाता है, परंतु उसके किनारे वाले भाग है ये जमीन में काफी गहराई से होते हैं, ये कभी दिखाई नहीं देते, है ना। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं बैथुलित, है ना। इसके बाद होता है आपका लैकोलित। देखिए लैकोलित भी इसी प्रकार का होता है, परंतु ये आकार में क्या होता है लैकोलित वो बहुत बड़ा होता है ना। आकार में जो लैकोलित है वो काफी बड़े एरिया में होता है, ये भी उत्तल ढाल के आकार का होता है। इस प्रकार इसमें लावा की संरचना में जमा हो जाता है लावा, है ना। इसके जो बीच का भाग काफी बड़े जो है क्षेत्र पर फैले रहते हैं, है ना। और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है लैकोलित की कि ये परतदार चट्टानों में ही पाई जाती है ना। ये और किसी में नहीं पाई जाती। बैथुलित जो है ये किसी भी चट्टान में मिल जाते हैं, है ना। परंतु ये जो है परतदार चट्टान में ही पाया जाता है। इसके बाद क्या है फैकोलित, है ना। फैकोलित क्या होता है, देखिए आपने पर्वत देखे होंगे, मोरदार पर्वत, अवनतियां होती हैं ऐसी ऐसी, देखिए उसमें, है ना। जो ऊंचे उठे भाग हैं इनको कहते हैं अपनति, यानी उठे हुए भाग, और नीचे जो बैठे हुए भाग हैं इनको क्या कहते हैं अभिनति। अभी मतलब दबे हुए। तो देखिए जब लावा का जमाव इन अपनतियों और अभिनतियों में हो जाता है, ऐसे ऊपर अपनतियों में और अभिनतियों में, है ना, इसको हम क्या कहते हैं फैकोलित। इसको हम क्या कहते हैं फैकोलित। और लोपोलित क्या होता है, लोपोलित समझ लो, जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे, है ना, तस्तरी के आकार में हो जाता है, ऐसे ऐसे जम गया लावा, तस्तरी के आकार, तस्तरी होती है ना नीचे से दबी हुई, तस्तरी के आकार में हो जाता है काफी बड़े इलाके में, तो उसको हम कहते हैं आपका लोपोलित, है ना। ये 4 प्रकार के मध्यवर्ती आग्नेय शैलों के उदाहरण है। इसके अलावा भी और होती है मध्यवर्ती शैल जिनमें क्या होता है सिल, शीट और डाई। देखिए सिल क्या होता है, जब धरातल की दरारों में धरातल के समानांतर जो है जमाव हो जाता है, समानांतर है धरातल के, है ना। ये देखिए ये समानांतर है, इसमें जो है लावा का जमाव हो गया, इसको कहते हैं सिल। जब इसकी चादर पतली होती है तो उसको कहते हैं सीट, ऐसी समानांतर धरातल की, है ना। और डाई क्या होता है, जब लंबवत रूप में लावा का जमाव हो जाता है, लंबवत रूप में किसी क्या है, जैसे किसी मान लो लावा की नली में ही हो गया ज्वालामुखी की, है ना, इसको हम कहते हैं डाई। तो ये मध्यवर्ती आग्नेय शैलों के निर्माण है। इसके बाद हम दूसरी चट्टान देखते हैं, वो है आपकी अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या होती है, देखिए अवसादी शैल। देखिए अवसादी शैल का मतलब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट का मतलब होता है जमाव, यानी कि अवसाद, अवसादों का जमाव हो जाता है
उसी को हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल्स कहते हैं हम, है ना। तो इनका निर्माण जो है वो अवसादों के जलने से होता है। और अवसाद किससे आते हैं, मान लीजिए चट्टान के कण है, वो प्रकृति की जो शक्तियां हैं, आपकी जो जल है, हवा है, वायु है ना, तो ये प्रकृति की शक्तियां क्या करती हैं, ये चट्टानों को निरंतर काटती रहती हैं और उनसे चूर्ण मिलता है। वो चूर्ण जब जब जल में एक जगह इकट्ठा होता रहता है तो काफी सालों तक, कई साल, काफी लंबे समय तक बहुत इकट्ठा होने रहने से और उसका निर्माण जो है बाद में क्या हो जाता है, अवसादी सेलों का निर्माण हो जाता है, जल में इकट्ठा होता रहता है वो, है ना। ये अवसाद काफी लंबे समय तक होते रहते हैं, है ना। देखिए ये सेल जो होती हैं कैसी होती हैं, ये परतदार होती हैं, है ना, क्योंकि एक बार तो जलते नहीं है ये अवसादी सेल, है ना। जैसे क्या कोयला भी एक अवसादी सेल है ना, तो एक बार तो जलते नहीं है। तो क्या पहले मान लीजिए मलबा आ गया, जम गया, फिर इसके ऊपर आगे जम गया, इसके ऊपर आगे जम गया, धीरे धीरे जमता रहा, तो क्या कई सारी परतें बन जाती हैं, है ना। देखिए आगे सेलों में परतें नहीं मिलती हैं, ये विशेषता की बात है ना, क्योंकि लावा एक तो एक जमता रहता है, परतें होनी चाहिए, धम होता है परतें होने का, परंतु परतें नहीं पाई जाती हैं आग्नेय सेलों में। परंतु अवसादी सेलों में क्या है कि पहले सेडिमेंट्स आए, अवसाद आए, वो जम गए, फिर उसके ऊपर आए, जम गए, धीरे धीरे जमते, इनमें क्या मिलता है, परतें मिलती हैं, इसलिए अवसादी सेलें जो है परतदार होती हैं, है ना, इनमें परतें मिलती हैं ना। दूसरी बात क्या है, देखिए अवसादी सेलों में जो है भूपृष्ठ के 75% भाग पर फैली हुई है ना, परंतु भूपृष्ठ की निर्माण में केवल इनका योगदान कितना है, 5%। हालांकि ये 75% भाग पर फैली हुई है, मगर भूपृष्ठ के निर्माण में केवल इनका योगदान 5% है ना, तो ये 11 स्थान पर फैली हुई है, इसकी ये विशेषता है। दूसरी बात क्या है, इनमें दबे नहीं पाई जाती है ना, और अवसादी सेलों में क्या है, संधियां और जोड़ पाए जाते हैं, है ना, संधियां और जोड़ पाए जाते हैं। आपने सुना होगा जो पेट्रोल और डीजल है, जो कच्चा तेल है ना, वो इन्हीं अवसादी सेलों में मिलता है ना, क्योंकि इनमें क्या परतें पाई जाती हैं, जोड़ पाई जाती है, जिससे क्या डिस्कट के अंदर चला जाता है कि आगे चट्टानों में डीजल और पेट्रोल नहीं मिलता है, आपको पता दूँ, है ना, खनिज तेल नहीं मिलता है, वो अवसादी सेलों में ही मिलता है ना। और इस देखिए ये क्या है, ये चट्टानें कठोर भी होती हैं, जैसे क्या है आपका बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर धीरे धीरे बालू जमा होती रहती है पानी में, बलुआ पत्थर बन जाता है, और बहुत मुलायम भी होती है। मुलायम जैसे मतलब क्या है आपका आपका जैसे चीका मिट्टी, चीका मिट्टी, ये होती है आपकी अवसादी सेल। मैंने इनके बारे में PDF में दे दिया है, आपको उसमें से समझ लेना, पढ़ लेना आप उनमें से। इसके बाद आपकी रूपांतरित सेलें आती हैं। रूपांतरित सेलें क्या होती हैं, रूपांतरित सेलें ये सेल होती हैं जिनका निर्माण इन दोनों चट्टानों यानी आग्नेय और अवसादी के रूपांतरण के द्वारा हो जाता है, वो कहते हैं रूपांतरित, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, मेटामॉर्फिक कहते हैं रूपांतरित सेलें, है ना। जैसे क्या है, कुछ चट्टानों का निर्माण हो रूपांतरित है। अब ये रूपांतरण किस वजह से होता है, ताप के द्वारा हो सकता है। जैसे क्या है, मान लीजिए कहीं पर खड़िया है, खड़िया की चट्टान है, मान लीजिए कहीं पर व्हाइट कलर की खड़िया, ये ताप पड़ गया इस पर बहुत सारा, है ना, कहीं लावा फूट गया, वहीं पर इसकी चट्टाने है ना, तो लावा के फूटने से इसका ताप बढ़ गया, ताप बढ़ने से ये संगमरमर में चेंज हो गई, संगमरमर में व्हाइट मार्बल में चेंज हो गई, है ना। तो इस प्रकार ऐसे इसका रूपांतरित चट्टान बन गई, है ना। कैसे चला, जैसे क्या है कि ग्रेनाइट का नीच में हो जाता है, ग्रेवो का सर्पेंटाइन में हो जाता है, बेसाल्ट का स्लेट में हो जाता है, थायराइड का सिस्टम हो जाता है ना, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में हो जाता है, सेल का सिस्टम होता है, चूना पत्थर का संगमरमर में हो जाता है ना, लिग्नाइट का एंथ्रासाइट हो जाता है, कोयला का ग्रेफाइट में हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको कहते हैं हम रूपांतरित चट्टानें। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।